नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी और पहली खबर फैजल खान उर्फ खान सर की। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और पटना पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। खान सर न्यायालय का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं तो पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में है। फैजल खान पर हत्या की कोशिश, फायरिंग, आर्म्स एक्ट, शांति भंग करने के आरोप में BNS की धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस FIR के बाद से ही खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फैजल खान के कई कोचिंग सेंटर से लेकर राजेंद्र नगर के उनके आवास तक पर पुलिस की दबिश है। 2 जून को कोचिंग सेंटर में हुई मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद फैजल खान के 2 गार्ड ने ये बयान दिया था कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने गोली चलाई। अब इस मौके पर मौजूद फैजल खान ने कहा कि तुम गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूँगा। और इसी के बाद दोनों सुरक्षा गार्ड ने हवा में 4 राउंड फायरिंग की थी। इसी खुलासे के बाद खान सर पर धारा 109 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। BNS की धारा 109 हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज और उसमें हंगामे के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक और उनके समर्थकों पर उपद्रव करने का आरोप लगा था। यह भी आरोप था कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों ने ही फायरिंग की थी और यह आरोप खुद खान सर ने लगाया था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और राज खुल गया कि फायरिंग करने वाले खान सर के ही दोनों निजी गार्ड थे। हालांकि तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद समेत 3 लोग फिलहाल जेल में बंद हैं। खान सर पर FIR और गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद से ही बड़ी संख्या में छात्र उनके कोचिंग सेंटर के बाहर जुटे हुए हैं और खान सर के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के जुड़े हुए छात्र भी अपने शिक्षक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के खिलाफ भी आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने हालांकि छात्रों से ये अपील की है कि वह किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए और कानून को अपना काम करने दें। अब दूसरी बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार विधान परिषद की 1 सीट पर उपचुनाव और 9 सीटों पर चुनाव को लेकर के NDA ने 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। NDA के जो दोनों प्रमुख दल हैं, जदयू और भाजपा, उन्होंने अपने अपने कोर वोटरों का पूरा ध्यान रखा है और इन 8 उम्मीदवारों में 5 अति पिछड़ा समाज से जबकि 3 महिलाएं हैं। जदयू ने 3 जबकि भाजपा ने 2 अति पिछड़ों को मौका दिया है। भाजपा ने अपने हिस्से की 4 सीटों में से 2 सवर्ण के हवाले किया है। घोषित उम्मीदवारों में भाजपा के संजय मयूख को छोड़कर निशांत और बाकी जो 7 उम्मीदवार हैं वो पहली बार विधान परिषद जाएंगे। NDA की ओर से 9वीं सीट पर बिहार सरकार के मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उतारने की तैयारी चल रही है और जल्द ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं, लेकिन वे विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य अगर नहीं बनता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें और गुणागणित को देखें विधान परिषद चुनाव का, तो दीपक प्रकाश के NDA के 9वें उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद पहुंचने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कमजोर नजर आ रही हैं। NDA ने विधान परिषद की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। घोषित उम्मीदवारों की सूची में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं है। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा इंतजार कर रहा है कि कब वो अपने उम्मीदवार दीपक प्रकाश के रूप में घोषित करे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है अशरफ अंसारी के रूप में,
चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लिहाजा विधान परिषद का ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन इधर दीपक प्रकाश की राह बहुत मुश्किल हो गई है और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उनके मंत्री पद पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और एनडीए के भीतर आरएलएम की जो राजनीतिक स्थिति है वो भी सवालों के घेरे में है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दीपक प्रकाश सदन तक पहुंच पाते हैं या फिर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अब तीसरी बड़ी खबर भी बिहार की सियासत से ही जुड़ी हुई है, सियासी गलियारे से ही। बिहार की सियासत में सरकारी आवास और सुरक्षा अब पूरी तरह से सियासत का मुद्दा बन चुका है। लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में कटौती के विरोध में लालू राबड़ी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। अब इसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया सियासी मोर्चा खुल गया है। राबड़ी आवास की सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो सरकारी आवास से बाहर निकल गए हैं, नाले पर पड़े हुए हैं। राबड़ी देवी ने इधर कह दिया है कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई नई सुरक्षा व्यवस्था को वो स्वीकार नहीं करेंगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा सरकारी सुरक्षा लौटाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दिया है और इसके बाद राजनीतिक तापमान जो है वो थोड़ा और बढ़ गया है। हालांकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई थी। दरअसल हाल ही में हुई सुरक्षा समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव से Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हाउस गार्ड, सीमित संख्या में अंगरक्षक, बुलेट प्रूफ गाड़ी और एस्कॉर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और उन्हें संशोधित सुरक्षा कवर दिया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी सुरक्षा पहले की तरह बरकरार रखी गई है। वहीं उनकी पत्नी राजश्री यादव को एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी की जो सुरक्षा है वो समाप्त कर दी गई है और उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड मिलेगा। राजद सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवर पहले की तरह मिलता रहेगा और इसी के विरोध में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि राजद के कई नेता और विधायक भी अपनी सुरक्षा एक एक कर वापस कर सकते हैं और फिलहाल स्थिति यह है कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो आरजेडी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद राबड़ी देवी के जो समर्थक हैं वो वहां पर सुरक्षा दे रहे हैं। कई राजद के समर्थक, राजद कार्यकर्ता तो हाथ में लाठी डंडे लेकर के और सुरक्षा में तैनात खड़े हैं। चौथी बड़ी खबर उस घटना से जुड़ी हुई जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुजफ्फरपुर प्रसाद अस्पताल अग्निकांड से जुड़ी हुई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल की आईसीयू में लगी आग से 6 मरीजों की मौत के बाद अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अस्पताल में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा मानकों पर लापरवाही बरतने को लेकर अस्पताल प्रबंधन से 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है और इसके आधार पर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले में एक डॉक्टर और अस्पताल के 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये पाया गया कि घटना के समय आईसीयू के डॉक्टर पंकज आईसीयू से गायब थे। प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी भीषण आग ने जहां सुरक्षा की पोल खोल दी, वहीं अब अस्पताल भवन की वैधता और निर्माण पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम की जांच टीम जब अस्पताल का स्वीकृत नक्शा और भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पहुंची तो सब कुछ नदारद पाया गया। नगर निगम का भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन स्वीकृत नक्शा देने में टाल मटोल कर रहा है। इस घटना के बाद
राज्य भर के अस्पतालों में सुरक्षा के मानकों की जांच कराई जा रही है। पटना के कई अस्पतालों को सील करने का नोटिस भेजा जा चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की टीम ने मेदांता हॉस्पिटल को बंद कर दिया है। जिला प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस बुलाकर करीब 15 मरीजों को एसकेएमसीएच में शिफ्ट कर दिया है। मेदांता अस्पताल में फायर सेफ्टी की जांच में कई खामियां पाई गई थी और इस टीम ने मेदांता अस्पताल के संचालक को यह निर्देश दिया है कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होने के बाद ही अस्पताल संचालित हो सकेगा। और अब पांचवी बड़ी खबर राहत की। राहत बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफ़र नीति तैयार कर ली है और 17 जून को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक में यह पास भी हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने बिहार के 5,80,000 सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी तैयारी कर ली है। इसकी प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के मानकों के तहत यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। मानक यह तय किया गया है कि 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा और इसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति बनकर पूरी तरह से तैयार है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद से ही सभी चयनित शिक्षकों के तबादले और नई जगह पर तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1 जुलाई से सभी शिक्षक अपने नए आवंटित विद्यालयों में अध्यापन कार्य शुरू कर देंगे। मनचाही पोस्टिंग मिलने के बाद किसी भी शिक्षक का दोबारा नई जगह पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। एक विषय के लिए एक ही शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षकों की नियुक्ति भी उनके क्लास वर्गीकरण के आधार पर होगा, यानी जिन स्कूलों से कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को हटाया जाएगा वहीं पर इस कक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है। हर विषय के लिए एक शिक्षक अनिवार्य होगा। यदि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होगी, अधिक होगी, तभी दूसरी स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और साइंस के शिक्षकों की पोस्टिंग में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इन शिक्षकों का वर्गीकरण भी किया जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। सभी स्कूलों में कम से कम एक साइंस के शिक्षक की नियुक्ति होनी है। ऐसे में साइंस के शिक्षकों का ट्रांसफ़र गृह जिले में किसी ब्लॉक में किया जा सकता है। तो ये बिहार के शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।